जीटीबी अस्पताल में 5वें दिन भी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हड़ताल के बावजूद चालू रहेगी इमरजेंसी सेवा। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने कहा, हमारी समस्याओं का समाधान जल्द हो। ठेकों के खिलाफ एमसीडी के पास आ रही हैं शिकायतें। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा, मीटिंग कर बनाई 4 टीमें, कागजात पूरे न होने पर दिया 10 तारीख का समय, दुकानों को सील करने का दिया जाएगा नोटिस। दयालपुर में पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चाकू किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी दिल्ली में शराब के ठेके के विरोध में फिर प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। जनता ने कहा, युवाओं को बर्बाद कर रही है केजरीवाल सरकार। और ईस्ट एमसीडी के अधिकारियों को नहीं मिला 3 महीने से वेतन। एक कैटेगरी में आने वाले डॉक्टर भी शामिल। मेयर ने दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली सरकार पैसा रोक कर बैठी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पीजी नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें दिन भी लगातार जारी है। जीटीबी और इबास अस्पताल में डॉक्टर्स का कहना था कि 2021 पीजी नीट काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है, वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवा लगातार चालू है। हमें ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से मरीज को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, इसलिए सरकार हमारी समस्याओं का समाधान जल्द करे। साथ ही कल से रेजिडेंट्स डॉक्टर्स कल से ओपीडी में अपनी सेवा देना बंद करेंगे और परसों से इमरजेंसी सेवा में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी इमरजेंसी और ओपीडी सीनियर डॉक्टर्स द्वारा जारी रहेगी। जो यूसीएमएस और जीटीबी के डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम भी शामिल हैं प्रोटेस्ट में, और बल्कि उनके साथ ही नहीं, पूरे देश के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को हमारी मांगें सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जब कोरोना की नई वेव आ जाएगी और हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे मरीज़ों को देखने के लिए, उस समय सबको पता चलेगा कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अभी चाहे हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कोई, हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, मगर तारीख पे तारीख डले जा रही है। ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो नीट काउंसलिंग है उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और नए डॉक्टरों की भर्ती करे। सिर्फ एक ही काम था, उन्होंने ये भी नहीं किया है। अब जो एग्ज़ाम जनवरी में होना था, अभी दिसंबर हो गया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और नए डॉक्टर्स आ नहीं पाए हैं। रणनीति हमारी यही है कि अगर आपने सीट्स खाली रखी हुई हैं, बाकी का काम आप हमारे कंधों के ऊपर डाल रहे हो, तो हम वो अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। रिस्पांस नहीं आता है तो हम वार्ड्स और इमरजेंसी सेवाओं से रेसिडेंट्स जो है वहाँ पे अपनी सेवा नहीं देंगे। स्टूडेंट्स विंग आईएमए जो है, आईएमए डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए नहीं होगी इससे क्योंकि आईएमए इज़ अ बॉडी डिफरेंट, उनके इश्यूज डिफरेंट होते हैं। जो स्टूडेंट्स विंग आईएमए है जो डील करती है पीजी रेजिडेंट से, उन्होंने बिल्कुल अपना सपोर्ट हमको दिखाया है। ट्विटर पे भी उन्होंने हमारी नीट पीजी 2021 जो काउंसलिंग है एक्सपेडाइट करने का जो वो हैशटैग बॉम्बार्ड भी करा था। हमें सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस मिली हैं, ठीक है, एंड वर्बल जब तक वो रहेगी बात, वो पक्की नहीं होती है। तो आज डे 5 है और अभी तक हमारी रूटीन सर्विसेज बंद थी। रूटीन ओपीडीज़ और रूटीन ओटीज़ जो हैं वो बंद चल रही थी। कल से हम लोग अपनी आईपीडी सर्विसेज मतलब वार्ड्स ये भी बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, विड्रॉल कर देंगे रेजिडेंट्स का ड्यूटी। और परसों से 9 बजे से हम लोग अपनी इमरजेंसी सर्विसेज से भी अपनी रेजिडेंट्स की ड्यूटी विड्रॉ कर देंगे। नई आबकारी नीति के तहत ठेकों के खिलाफ एमसीडी के पास शिकायतें आ रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मीटिंग की और 4 टीमें बनाई हैं, जिसमें से 2 टीमें शादरा साउथ जोन और 2 टीमें शादरा नॉर्थ जोन में निरीक्षण करने पहुंची। साथ ही इन 4 टीमों ने झील, चंद्रनगर, इंदिरा पार्क, जगतपुरी, गीता कॉलोनी, पटपड़गंज रोड, खुरेजी और भी कई इलाकों में निरीक्षण किया है। एमसीडी की टीम के साथ बीजेपी पार्षदों ने शराब के ठेके पर सूचक निरीक्षण किया और पाया कि ज्यादातर दुकानों ने कंडीशंस फॉलो नहीं कर रखी हैं। वहीं बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था और न ही लाइसेंस की कॉपी दुकान पर मौजूद थी।
आपको तो बता दें, कागजात पूरे ना होने पर 10 तारीख का समय दिया गया है। अगर 10 तारीख तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता है तो आगे चलकर दुकानों को सील करने के नोटिस दिए जाएंगे। देखिए, आज जो मेरे साथ जो टीम थी उसमें हमारी चेयरमैन हिमांशी पांडे थी और हम गोविंद अग्रवाल जी के वार्ड में और हम जो है नीतू त्रिपाठी जी के वार्ड में गए। तो हमने कुछ 5-1 दुकानों पे हम गए तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ दुकानों पे तो लीकर लाइसेंस तक डिस्प्ले में नहीं था, उसके अलावा ट्रेड लाइसेंस डिस्प्ले में नहीं था। जब हमने मांगा जो जनरल ट्रेड के लिए, जैसे आपका अगर कमर्शियल एरिया में है तो उसका कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज का सर्टिफिकेट चाहिए, कमर्शियल हाउस टैक्स चाहिए, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन चाहिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था और बगले झांक रहे थे। और वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिव होकर कुछ दिन पहले इन सभी शॉप्स को नोटिस भेजा है जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जी, आज मेरे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार जी थे और मैंने संदीप कपूर जी, नीमा भगत जी और अपने वार्ड और साथ में शरवण जी जो हैं, जो रेखा दीक्षित हैं, उनके वार्ड का सर्वे किया था। हमने 5 चीज़ों पर, जैसे कन्वर्जन है, रजिस्ट्रेशन है, हाउस टैक्स है, बिल्डिंग का प्लान है, और इन सब चीज़ों के लाइसेंस वहाँ चेक किए तो किसी का भी डिस्प्ले नहीं था। साथ में जब उनसे मांगे तो उन्होंने कहा ऑनर्स के पास है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है। आज 7 तारीख को हमने नोटिस लगाया और 10 तारीख तक यदि हमें वो पेपर समेत जवाब नहीं देंगे तो जो भी प्लान हमें मिलेगा आगे से जो उनका एक्शन करने को होगा हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। नई आबकारी नीति के तहत लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शराब के ठेके खुलने का लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, आज भी चंद्रनगर और शादरा में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की और साथ ही केजरीवाल सरकार का जमकर विरोध किया है। वहीं लोगों का कहना है कि जिस तरह से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, इससे ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार युवाओं को बर्बाद करने में लगी हुई है। सरकार युवाओं को एजुकेशन देने की बजाय शराब पिला रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इंदिरा पार्क और चंद्रनगर के अंदर जो शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसके विरोध में पैदल मार्च किया जा रहा है। और इस पैदल मार्च के माध्यम से सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कि जो कान बंद, आंखें बंद, मुंह बंद करके सरकार, चाहे वो केजरीवाल की हो या नगर निगम में बीजेपी की हो, चुपचाप बैठी हुई है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल के अंदर जब शराब का ठेका खुलेगा तो किस प्रकार से बहनों, भाइयों और बहू बेटियों के ऊपर असर पड़ेगा। हम सारी बहनें आज यहाँ पे प्रदर्शन में आई हैं कि हमारे, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, माननीय कहूँ उन्हें या क्या बोलूँ, जो केजरीवाल जी हैं, घर घर में पानी नहीं दे पाए, साफ पानी, पर घर घर में दारू पहुँचा रहे हैं। पानी के लिए व्यवस्था, फिल्टर नहीं है, पर दारू पीने के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। स्कूलों में एजुकेशन नहीं है उनके पास, पर सिखा रहे हैं 3 बजे तक बैठे कि दारू कैसे पी जाए। इस प्रकार से खोला जा रहा है। घरेलू बाजार को समझते क्या होता है? घरेलू बाजार होता है जहाँ माताएं, बहनें, बच्चे अपना घरेलू सामान लेने आते हैं उस बाजार के अंदर। उस बाजार के अंदर आप यदि शराब का ठेका खोल देंगे तो आप समझ सकते हैं ठेकों के पास का एनवायरनमेंट क्या होता है। वहाँ किस प्रकार की वहाँ शराबी पड़े रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, वहाँ गाली गलौच होता है, गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई। उत्तर पूर्व दिल्ली के दयालपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उस आरोपी के पास से चाकू दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला है कि आरोपी कई मामलों में शामिल था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। ईस्ट एमसीडी के अधिकारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताया गया है कि ए कैटेगरी में आने वाले डॉक्टर्स हैं जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा किसी को वेतन नहीं दिया गया है। वहीं इस मामले पर जब हमारी संवाददाता ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। हम चाहते हैं कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा है। साथ ही कहा कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार हमारे पैसे नहीं दे रही है, सारा पैसा रोक कर बैठी है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही कहा कि कोशिश है कि जल्द ही ए कैटेगरी के लोगों को वेतन दिया जाए। जो आज निगम के हालात हैं उसका केवल एकमात्र दोषी है वो केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार है। हमारा 525 करोड़ रुपए जो अभी तक का बकाया है, उसके अलावा जो 13,000 करोड़ रुपये उसने देना है चौथे वित्त आयोग का, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। यदि हमारे को समय से पैसा मिल जाए तो हम सभी, चाहे डॉक्टर्स हैं या अन्य लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली, सभी को सैलरी दे पाएँ। हमारे पास टैक्स के साधन बहुत सीमित हैं। उन सीमित साधनों से हम प्रयास करके जो
4th क्लास के कर्मचारी, उनको सैलरी अब तक अपडेट दी है, आगे भी प्रयास करें सबको अपडेट मिले। लेकिन केजरीवाल सरकार जहाँ पर जिनके लिए हम कई बार धरना भी कर चुके हैं, हमने पैदल मार्च भी किया, कई बार कोशिश की, हमारे निगम पार्षद हमारे पिछले महापौर उनके घर के बाहर 20 दिनों तक लगातार धरने में बैठते, हड़ताल में बैठे, लेकिन उनके सिर पर जून रहेंगी। आज यदि मान लो किसी सैलरी नहीं मिल पा रही तो उसका एकमात्र जिम्मेदार यदि कोई है वो तो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल गवर्नमेंट। देखिए हम लोग अपनी तरफ से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने की कोशिश करें कि टैक्स जितना आ जाए हम सबको दें। और अभी हम दिल्ली सरकार को लगातार पत्र भी लिखे हैं, हमारे अधिकारी मिलने भी गए हैं। हम कोशिश करें वो उनको थोड़ा सा वो हमें सहयोग कर दें, जो उनको हमारा बकाया देना दे दें। लेकिन पता नहीं क्यों जानबूझ के निगम के कर्मचारी को परेशान करने में लगे हैं। लेकिन निगम का कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है, उनको भी मालूम है कि निगम की हालत क्या है, उनको भी मालूम है पैसा कहाँ से आना है। और मैं सभी निगम के कर्मचारी वाकई में धन्यवाद करना चाहूँगा कि बिना वेतन के वो लगातार काम करने में लगे हैं। हम उनके वेतन के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना की वजह से तीसरी लहर जल्द आने की आशंका एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में थर्ड वेव आएगी, जिसे देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि जो दिक्कतें लोगों को कोरोना की सेकंड वेव में देखने को मिली थीं, वैसे ही कुछ तीसरी लहर में देखने को ना मिलें। हॉस्पिटल में बेड की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। वहीं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में पहले भी कोविड की तैयारियां उपलब्ध रही थीं। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोविड इमरजेंसी के 35 बेड की सुविधा है। वहीं 650 बेड कोविड के लिए उपलब्ध हैं और सभी बेड ऑक्सीजन बेड हैं। हमारा हॉस्पिटल तो पूरा ही कोविड रहा है, हमारे 650 बेड रहे हैं और हम लोग काफ़ी पहले से ही तैयार हैं। हम वापस से इसकी ड्राई रन करते हैं। हमारा रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर रेडी है, जिसके अंदर PSA प्लांट है 3500 के जो एडिशनल हैं, और हमारे 650 बेड ऑक्सीजन से सेंट्रली ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं। 325 बेड हमारे ICU के रेडी हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी, क्योंकि एक्चुअली हमारी तैयारी तो पिछले साल मार्च से ही चल रही है और तब से ही हमारे पास पेशेंट है, तो वी आर वेरी वेल गियर्ड अप। कोविड डेजिग्नेटेड थे, कोविड डेडिकेटेड ही थे, तो हमारे सारे बेड तैयार हैं उसके लिए। और जब पेशेंट नहीं होता है तो अभी हम नॉन कोविड पेशेंट्स की सर्विसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल में। बट जब भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी और जैसे भी सरकार का इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आदेश आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे कोविड बेड्स में, और जैसे भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से काम करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से आया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है, जिसके चलते एक बार फिर वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। लोग में फिर से कोरोना का डर सताने लगा है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि पहले 100 से 150 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर आते थे, वहीं अब 300 से 350 के बीच लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, और जिसको लेकर सारी तैयारियां हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। अभी ये कुछ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो बोत्सवाना वेरिएंट है, ये थोड़ा लोगों को इस बारे में थोड़ी जागरूकता हो रही है कि खतरनाक वेरिएंट की वजह से जो हमारे पास है मरीजों की संख्या पहले की तुलना में वैक्सीन लगवाने ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले हमारे पास एटलीस्ट 340 और 50 तक हमारे पास आते थे। अभी भी किसी दिन 330 तक इतना आंकड़ा हमारे पास बढ़ रहा है। हाँ, उस संख्या में हमारा इजाफा हुआ है। पहले हमारे पास 200 थे, अब हमारे पास 3 और 340 तक संख्या पहुंच गई है। शुरू में तो हम थोड़ा कन्फ्यूज में थे, लगवाएं, लेकिन जब हमने देखा हाँ भाई अब तो लगवानी पड़ेगी हमारे को, एक खुशी अपनी लगवाई, कोई दबाव में नहीं किसी के, क्योंकि दबाव में लगवाई है हम लोगों ने, अपने खुशी से हमने लगवाई है वैक्सीन। और मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जिन्होंने नहीं लगवाई वो लोग भी वैक्सीन जरूर लें। ये मेरी फर्स्ट डोज लगी है और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में आके मैंने लगवाई है। मैं तो अब से पहले ही लगवा लेती, लेकिन डॉक्टर साहब ने, अभी मेरे डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ तो थोड़ा कंसेंट नहीं करा था उन लोगों ने, अब उन्होंने कहा तो मैंने आगे लगवाई है। अपने आप के, हाँ, किसी की दवा में नहीं, अपने आप लगवाना है। तो सर आधार कार्ड मेरा गिर गया था, गायब हो गया था, तो मोबाइल में मेरे फ़ोटो था, उसी से मैंने लगवाया। मेरा बच्चा बहुत छोटा है इसलिए मैं नहीं ली सकी, तो अब वो 2 साल की हो चुकी है, अब लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है सेफ्टी के लिए।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों में डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन लोग मिलकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं लोगों को कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि लोग मास्क तो लगा रहे हैं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सही तरीके से नहीं लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीमारी के बढ़ने का डर साफ तौर पर देखने में आ रहा है। हालांकि आगे चलकर देखना होगा कि कोविड की थर्ड जो वेव है वो कितनी हार्मफुल होती है हम सब लोगों के लिए, और जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि आप लोग बाजारों में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत सी कंट्री में कम्युनिटी स्प्रेड कर चुका है और भारत में भी कई दस्तक इसके जो हैं केसेस आ चुके हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसकी वजह से इनको डिटेक्ट करने में थोड़ी जल्दी देर से रिजल्ट्स आते हैं, जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग डॉक्टर्स आप लोगों को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि नॉर्मल मास्क ना लगाएं। N95 मास्क है वो इस वायरस से बचाता है और इसके स्प्रेड होने की लिमिट 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को एहतियात बरतना है और जब भी बाजार में जाएं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें। है तो खतरनाक क्योंकि कोविड अभी तक गया ही नहीं था और थर्ड वेव भी बोल रहे थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये थर्ड वेव है जो कि नया वेरिएंट के रूप में आया है। और दूसरी चीज़ कि लोग अभी इतना प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जितना कि लेना चाहिए। बिना मास्क के आप बाहर घूम रहे हैं, आपको नहीं पता है कि एक से दूसरे को एक सेकंड में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मास्क तो ऑल टाइम आप बाहर लगाइए ही लगाइए। देखिए मैडम, डर तो है। आप एक बात देखो ना, जब पहली लहर आई थी तो लोगों ने एंजॉय किया था, लोग घरों में रह थे और खाना बना के खूब खाया। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई मिलने वाला जो आहत ना हुआ हो, और ज़्यादातर लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो अब तीसरी लहर से बहुत खौफ है और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। हम जैसे दुकानदार हैं हम मास्क भी लगाते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई डर मेरे को दिखता नहीं है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे। खासकर आप पटरी वाले, रिक्शे वाले या रेडी वालों को देखिए कितनी तादाद में इस समय मार्केट में मौजूद हैं, और वो लोग तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो इस समय मेन काम है उनको जागरूक करने का। पुलिस वालों को, यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि उनको जागरूक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने ग्राहकों में बनाएं, खुद भी पालन करें उन नियमों का और लोगों से भी करवाएं। शादरा साउथ जोन की बजट बैठक में पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। नई योजनाओं पर बात की गई, फंड की कमी के चलते काम रुके हुए हैं ये बात कही गई, और कैसे हम लोगों को निपटान करना है इन पर भी चर्चा की गई। नई योजनाएं बनाना चाहते हैं और फंड की कमी कहीं ना कहीं परेशानी बनकर आ रही है। चेयरमैन हिमांशी पांडे ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, आज सभी सम्मानित पार्षदों ने, हम सभी ने अपने सुझाव रखे कि बजट जो होना चाहिए, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, मेरा खुद ये सोचना है कि हम जो रोज़ की प्रॉब्लमों से जूझते हैं, हम ये चाहते हैं कि उससे रिलेटेड बजट होना चाहिए। उन डिपार्टमेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए, उन डिपार्टमेंट में बजट दिया ना जाना चाहिए। हम आंकड़ों पे अगर जाएं तो आंकड़े, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि आपने आंकड़े छाप दिए और हम इसमें देख रहे हैं जिस तरीके से। मैंने भी इस चीज़ को कहा कि हमें इन आंकड़ों से नहीं, एक्चुअल में सीधा एक पेपर पे ये होना चाहिए कि डिस्पेंसरी यानी मैटरनिटी हमारे जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को किस तरीके से ट्रक्स अवेलेबल हैं, या कितना सफाई के लिए हमने क्या किया है, ये जो इससे रिलेटेड का बंदर उठाने, गाय उठाने, इन सब की व्यवस्था के लिए हमें फंड अवेलेबल कराया जाए। हम इस तरह की बुकलेट को बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो लिमिटेड रोज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए बजट एलोकेट किया जाए, एलोकेट बजट पे काम किया जाए, क्योंकि सभी पार्षद अपने क्षेत्र में रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। बिल्कुल बजट के लिए हमने बिल्कुल प्रयास किया है, कमिश्नर की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, सभी पार्षदों की तरफ से, मेयर साहब, हमारे सभी, हम लोग सभी पार्षद ये चाहते हैं कि अपने यहाँ हम इस तरीके की व्यवस्था करें जिससे बजट मिल सके। बजट के साथ साथ हम अपने क्षेत्र में जो मेन प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिसको हम फेस करते हैं जनता के साथ, उसको हम ख़त्म कर सकें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।